हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क। अब ये टॉर्क क्या है तो उसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं पहले, फिर बाद में हम डेरिवेशन और डेफिनेशन है, डायग्राम है, ये सब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सोचो कि कोई एक बॉडी है, उसको लीनियरली मूव कराना है, तो जो नेसेसरी थिंग है वो क्या है कि उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है और ये जो बॉडी है उसका मास है, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। बट अगर किसी बॉडी को मुझे रोटेट कराना है, जैसे मैं बात करूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये हमारे घर का एक डोर है, ठीक है। ये डोर है, उसको मुझे ओपन करना है। तो समझो कि ये जो घूमेगा, ये डोर जहाँ से घूमेगा वो बन गई एक्सिस ऑफ रोटेशन। जहाँ से ये डोर घूमने वाला है वो बन जाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे कौन सी है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो, जो डोर का हैंडल है वो मैं यहाँ पे रखूँ तो चलेगा या यहाँ पे रखूँ तो चलेगा। हम जब डोर बनाने के लिए देते हैं मिस्त्री को या ऐसे कोई वर्कर को, तो सपोज़ एक ऐसी पोजीशन है कि आप हैंडल यहाँ पे लगा सकते हो और दूसरी पोजीशन ये है कि आप हैंडल यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो दोनों में से कौन सी पोजीशन सही है आप खुद बता सकते हो कि यहाँ पे होना चाहिए, एक्सिस से जितना हो सके उतना दूर। ओके, तो फिर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे रेडियस कम बन रही है, यहाँ पे रेडियस ज़्यादा बन रही है। मतलब हम डोर ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए फोर्स तो लगाएंगे, बट सेम फोर्स के लिए कहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा आएगी, जहाँ पे रेडियस ज़्यादा होगी। सेम फोर्स के लिए कहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा आएगी, जहाँ पे रेडियस ज़्यादा होगी। तो मतलब रोटेशनल मोशन के लिए फोर्स तो ज़रूरी है ही, रेडियस भी ज़रूरी है। चलो अभी मैं इसको खींचने की ट्राई करूँ, मुझे ये ओपन करना है। तो फर्स्ट टाइम मैंने फोर्स इस तरह बाहर की ओर लगाया तो ये इजीली ओपन हो गया, ठीक है ना। ऐसे लगाता तो मतलब जो दरवाज़ा है उसी की डायरेक्शन में अगर खींचता तो ये इजीली ओपन या क्लोज नहीं हो सकता, मतलब इजीली रोटेट नहीं हो सकता। मतलब अब फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो एंगल बिटवीन आर एंड एफ भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तीनों चीज़ों को हम कंबाइन करके बना रहे हैं टॉर्क। टॉर्क नाम की क्वांटिटी हमने बनाई क्यों? क्योंकि हमें रोटेशनल मोशन को अच्छे से समझना है, ठीक है। लीनियर मोशन के लिए सिर्फ फोर्स ज़रूरी था, रोटेशनल मोशन के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स, रेडियस एंड एंगल बिटवीन देम, ये सब ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं रोटेशनल मोशन के लिए जो नेसेसरी फैक्टर है टॉर्क, उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सिंगल पार्टिकल की बात करेंगे, हम पूरी बॉडी की बात नहीं करेंगे, सिंगल पार्टिकल की बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे पी पोजीशन के ऊपर कोई एक पार्टिकल है और हमें रोटेशनल मोशन ऑब्जर्व करनी है फ्रॉम ओरिजिन ओ। पी पोजीशन का पोजीशन वेक्टर है आर,
तो ये आर है वो क्या दिखाएगा, पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। मान लेते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल पी के ऊपर फोर्स लग रहा है एफ, तो यहाँ पे टॉर्क क्या बन सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखो, जो ये आर वेक्टर है, ठीक है, और ये जो एफ वेक्टर है, उनके बीच में हम एंगल कहाँ पे लेंगे। सबसे पहली बात ये कि हम एंगल कहाँ पे ले सकते हैं, तो एंगल लेना है बिटवीन टू वेक्टर, तो दोनों की टेल एक ही पोजीशन पे होनी चाहिए। तो मैं ये वेक्टर को ऐसे एक्सटेंड करके यहाँ पे रख दूँ तो मुझे एंगल मिलेगा ये, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, ये वेक्टर को मैंने उसी डायरेक्शन में एक्सटेंड किया और मुझे यहाँ पे मिल गया एंगल बिटवीन आर वेक्टर, क्योंकि ये आर की ही डायरेक्शन है, और एफ वेक्टर क्योंकि ये एफ की डायरेक्शन है, ठीक है। अब जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, तो एक चीज़ और है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, सपोज ऐसे जो फोर्स लगा वो ये डायरेक्शन से आ रहा था, तो ये जो डायरेक्शन जो है इमेजिनरी डायरेक्शन हमने दिखाई, उसको बोला जाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन है बट किसकी, फोर्स की, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से हम एक डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। चलो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया 90 डिग्री। चलो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ओके। तो एक इंटरमीडिएट स्टेप है वो पहले डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। एक इंटरमीडिएट स्टेप है वो पहले डिराइव कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कि ये पोजीशन को मैं कोई एक नाम दे देता हूँ। चलो सपोज मैं ये पोजीशन को नाम दे देता हूँ एम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस लिख सकता हूँ। तो साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट साइड क्या रहेगी ये एंगल के लिए, ओ एम डिवाइड बाई क्या रहेगा, ओ पी। ये हमने कौन से ट्राइंगल के लिए किया है, तो फॉर ट्राइंगल ओ पी एम, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू ओ एम हमें पता नहीं है, ओ पी है आर, तो ओ एम मिल जाएगा आर साइन थीटा। चलो इसकी आगे ज़रूरत पड़ने वाली है इसलिए हमने पहले से डिराइव कर लिया, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ फोर्स को डिफाइन करते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क। टॉर्क को डिफाइन करना है तो सिर्फ सिंपल है, आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि अगर किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर और उसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, देन टॉर्क ऑन द पार्टिकल इज डिफाइंड एज टॉ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये जो सिंबल है वो टॉ है, टॉ, ठीक है। ग्रीक लेटर है टाओ करके, इसको आप प्रोनाउंस कैसे करोगे, टाओ, ठीक है। तो टॉ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। चलो क्रॉस प्रोडक्ट है तो मुझे मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, आर एफ साइन थीटा। तो मैं टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा में आर साइन थीटा अलग कर दूं और इंटू एफ कर दूं, चलेगा। तो ये हो गया आर परपेंडिकुलर और इंटू क्या, एफ। आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओके, विथ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। सेकेंड थिंग आप ऐसे भी लिख सकते हो
टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा में आर इंटू एफ साइन थीटा कर दो। तो एफ का जो कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, समझो इधर बनेगा वो एफ कॉस थीटा बनेगा और इधर बनेगा वो कौन सा बनेगा, एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर फोर्स, क्योंकि ये आर डायरेक्शन है उससे ये परपेंडिकुलर फोर्स हुआ। मतलब आप दोनों वे से टॉर्क को डिफाइन कर सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स या तो फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, तो आर इंटू परपेंडिकुलर फोर्स, ये दोनों वे से आप टॉर्क को डिफाइन कर सकते हो। बट जो मेन बेसिक फॉर्मूला है वो मत भूलना, टॉ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो जो ओ एम था वो क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं आर परपेंडिकुलर। ठीक है, और यहाँ पे हमें टॉर्क मिलता है आर क्रॉस एफ की हेल्प से। तो फिर जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट के रूल थे वो सारे यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। और जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया था वैसे ही हमें एक फैक्टर मिल गया रोटेशनल मोशन डिफाइन करने के लिए। एक था फोर्स, एक था रेडियस मतलब एक पोजीशन, और एंगल। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। ओके, सेम वे एंगुलर मोमेंटम हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखो आर रहेगा पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर। चलो पी वेक्टर क्या रहेगा, तो ये दिखाता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पी वेक्टर। और हम जो डिफाइन करने वाले हैं वो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। फिर हम रिजिड बॉडी के लिए देखेंगे। तो ये एल वेक्टर इक्वल टू आपको याद रखना है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ये हो गया मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम बनेगा एंगुलर मोमेंटम। तो सेम वे यहां पे आप देखोगे तो एल वेक्टर इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो एल इक्वल टू आर पी क्या बनेगा, साइन थीटा। एल इक्वल टू क्या बनेगा, आर पी साइन थीटा। तो एल इक्वल टू में एक काम कर सकता हूँ, आर साइन थीटा अलग ले लूँ और इंटू पी कर दूँ, ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आर परपेंडिकुलर इंटू पी कर सकता हूँ। ठीक है यहाँ तक। चलो अभी मुझे रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क चाहिए। तो हम एक काम कर देते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क यहाँ से निकालना स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन एल वेक्टर एंड टॉ वेक्टर। तो ये है टॉर्क, ये है एंगुलर मोमेंटम। सेम वे लीनियर क्वांटिटी के लिए था फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम पी। तो फोर्स कैसे मिलता था, डी पी बाई डी टी से। यहाँ पे चेक करते हैं, शायद हमें डी एल बाई डी टी से टॉर्क मिल जाए। ठीक है, तो एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर है। अब मैं क्या करता हूँ, डी एल बाई डी टी करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा आर क्रॉस पी का। अब दोनों है मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ पे लगा सकते हैं। पहले एक वेक्टर है वो आप एज इट इज़ रखो, मतलब आर वेक्टर, क्रॉस में सेकेंड वेक्टर है, सेकेंड क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन करो। फिर
फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन आएगा क्रॉस में, सेकंड रखो। एक चीज़ याद रखना, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके साथ रिलेटेड है? डिस्टेंस के साथ, सॉरी डायरेक्शन के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें क्या आता है? डायरेक्शन। और जब डायरेक्शन की बात आती है तब हम आर क्रॉस पी को पी क्रॉस आर नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे मैंने सीक्वेंस मेंटेन की है, पहले आर आएगा फिर पी। जब सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन किया तब भी पहले आर वाला टर्म उसके बाद ही पी वाला टर्म, अदरवाइज डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, चलो तो मुझे डी एल बाई डी टी अभी क्या मिला? तो ये आर वेक्टर, ये जो डी पी बाई डी टी है वो फोर्स का वेक्टर हो गया, ओके, प्लस ये डी आर बाई डी टी मतलब किसका वेक्टर हो गया? वी वेक्टर। और ये क्रॉस पी वेक्टर। चलो यहां पे v क्रॉस p क्या मिलेगा? सोचो। तो ये तो मुझे r क्रॉस f मिल गया, v क्रॉस p मुझे मिलेगा जीरो वेक्टर। जीरो क्यों? क्योंकि यहां पे जब मैं बात करूं v क्रॉस p की तो v क्रॉस p मतलब मास इंटू वेलोसिटी, आपको पता होगा। तो ये सेम डायरेक्शन हो गई, वेलोसिटी और यहाँ पे भी वेलोसिटी। सेम डायरेक्शन के लिए एंगल क्या बनेगा? ज़ीरो। साइन ज़ीरो क्या बन जाएगा? ज़ीरो। तो फिर बचा क्या? डी एल बाई डी टी इक्वल टू आर क्रॉस एफ मतलब टॉर्क। तो ये हमें रिलेशन मिल गया, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, जैसे लीनियर मोमेंटम के लिए मिलता था एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। बहुत सारे पार्टिकल्स है एक ही सिस्टम में, तो फिर हम कैसे काउंट करें? अभी देखते हैं टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एकदम इजी है। जो एंगुलर मोमेंटम है उनका क्या होगा? वेक्टर एडिशन। सपोज सिस्टम के अंदर n पार्टिकल है और सभी की एंगुलर मोमेंटम L1 L2 डैश 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 Ln है, तो फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम जिसको हम कैपिटल L से डिनोट करेंगे वो कैसे मिलेगी? L वेक्टर इक्वल टू स्मॉल l1 प्लस स्मॉल l2 प्लस 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 स्मॉल ln वेक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे समेशन में लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ऑल मोमेंटम्स लेट्स से एल आई वेर आई इक्वल टू 1 to n। ठीक है, और एल आई क्या है वो यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं कि जो एल आई वेक्टर है वो आर आई क्रॉस पी आई है, मतलब जो आई पोजीशन का वेक्टर है, ओके, आर आई पोजीशन वाला वेक्टर है उसका अगर लीनियर मोमेंटम सपोज पी आई है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n आर आई वेक्टर क्रॉस पी आई वेक्टर। ठीक है, और ये सभी का एडिशन हो गया। सेम वे अगर मैं डी एल बाई डी टी करूँ तो डी एल बाई डी टी करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? डी बाई डी टी समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एल आई वेक्टर। मतलब ये हो गया, समेशन को मैं बाहर निकाल लूँ तो समेशन ऑफ डी एल आई वेक्टर बाई डी टी वेर आई इक्वल टू 1 to n। अभी तो सिर्फ आई लिख दूँ तो भी चलेगा क्योंकि स्मॉल ले लिया है हमने, डी एल बाई डी टी। तो ये समेशन ऑफ टॉ आई हो गया वेर आई इक्वल टू 1 to n, मतलब सभी टॉर्क का एडिशन। और टो आई इक्वल टू क्या हो गया? आर आई क्रॉस एफ आई। हैंस
जो टोटल टॉर्क मिलता है वो समेशन ऑफ टो आई है, और उसमें भी मैं टो आई की जगह पे लिख सकता हूँ आर आई वेक्टर क्रॉस एफ आई वेक्टर, वेर आई इक्वल टू 1 to n। यहाँ पे भी लिख सकते हो आई इक्वल टू 1 to n। तो ये सभी का एडिशन हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स है तो यहाँ पे एक्सटर्नल आएगा, और इंटरनल है तो यहाँ पे इंटरनल आएगा। अगर दोनों फोर्सेस की वजह से टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क वेक्टर इक्वल टू आप लिख सकते हो टो एक्सटर्नल प्लस टो इंटरनल, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आर आई क्रॉस एफ एक्सटर्नल, यहाँ पे आएगा आर आई क्रॉस एफ आई इंटरनल, ठीक है। तो टॉर्क इंटरनल क्या होगा, तो इंटरनल फोर्सेस का आप वेक्टर एडिशन करो तो क्या मिलता है, 0। तो ये मिल जाएगा 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस है उनका वेक्टर एडिशन हो जाएगा 0। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और सेम बॉडी पे है तो टोटल फोर्स हो गया 0, ठीक है। तो अगर मैं dl बाई डी टी की बात करूं, ठीक है, dl बाई डी टी की बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज कौन ला सकता है, ओनली एक्सटर्नल टॉर्क। तो यहाँ पे आ जाएगा टो एक्सटर्नल, ठीक है। और यहीं से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर सकते हो। तो हम अभी पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलो, तो अगर मैं बोलूँ कि टॉर्क एक्सटर्नल का जो वेक्टर एडिशन है वो 0 है, मतलब सिस्टम के ऊपर जो नेट टॉर्क लग रहा है एक्सटर्नली वो 0 है, तो मैं बोल सकता हूँ dl बाई डी टी इक्वल टू भी 0 है। तो जो एल वेक्टर जो मुझे मिलेगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट बना सकते हो, इफ नॉट नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, then its angular momentum will be conserved, या तो remains the same, ठीक है। चलो, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। और अभी जो नेक्स्ट फ्यू डेज में एक टेस्ट आ रही है उसमें भी आपका यहाँ तक पोर्शन है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तक, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करना। अगर कहीं पे डाउट लगे तो कांटेक्ट कर सकते हो। जितने न्यूमेरिकल्स आपको कराए हैं उन्हीं न्यूमेरिकल्स में से कुछ आ सकता है। और हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट में तो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। मतलब सपोज आपको आर वेक्टर दे दिया कोई भी, एफ वेक्टर दे दिया कोई भी, और आपको बोला गया कि टॉर्क फाइंड करो, तो टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ करके क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, और क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, यहाँ तक रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।